तो हम यहाँ ग्राफ पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। ए बना प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ए के पावर जीरो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारा रेट और एक्स एक्सिस पे हमारा कंसंट्रेशन। अगर तुम रेट में और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, कितना भी तुम कंसंट्रेशन मिला लो स्पीड चेंज होने वाला नहीं है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एनालिसिस करके बनाना है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन। तो यहां पर लिखने के बाद नोट भी डाल के लिख लेना, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हालांकि पहले हम जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ग्राफ, इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे आ जाओ। सेकेंड ग्राफ इसमें देखना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो पहले हम देख लेते हैं ग्राफ किसके बीच में बनाना है। तो हमें ग्राफ बनाना है एटी के बीच में। एटी बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कुछ टाइम के बाद बचा हुआ है, और हमें ग्राफ बनाना है टाइम के बीच में, ठीक है। हमें एटी के बीच में यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में बनाना है। तो जैसे अब मान लो तुम्हें मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम ग्राफ देख के कैसे समझोगे ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ देखने के बाद ये देखना है कि 80, ठीक है, 80 और टाइम के बीच में बनाना है। तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो कौन सा मैं इक्वेशन लिखूं ताकि ये ग्राफ बन जाए। अब इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला बनाएंगे, ठीक है। कोई दूसरा तो इक्वेशन है नहीं ऑर्डर के लिए। तो याद होगा तुम लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, के ए के पावर जीरो। ये डी टी इधर जा रहा था तो माइनस डी ए इंटीग्रेट कर दिया हमने, और के डी टी, ये टी इक्वल टू जीरो और ए टी इक्वल टू टी, ए नॉट और ए टी। तो हम ग्राफ देख के पहले इक्वेशन पहचानेंगे, रटने की जरूरत नहीं इसमें। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पे माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये 80 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां हो जाएगा k, और हायर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है, तो kt हो जाएगा। इसको मैं माइनस को अंदर ले रहा हूं, तो a नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। यही आ रहा था ना। अब हमें यहां पर ग्राफ बनाना है इसके और इसके बीच में। एटी के बीच में और केटी, तो ये वाला अंडरलाइन कर लो। अब हमें ग्राफ बनाना है एटी के बीच में, तो इसको एटी को इधर लेके जाओ तो ये इधर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं एटी इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो माइनस केटी हो जाएगा, और ये ए नॉट देख लो एक बार, तो ये हो जाएगा ना। ये एटी को इधर लेके गए तो प्लस हो गया, केटी इधर आया तो माइनस केटी और ए नॉट। अब हमें इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है। अब यहां से ग्राफ चला जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो ये हमारा y हो गया और ये हो गया एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया ना। ये तो ये c क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, आया ना पॉजिटिव, और ये m क्या आया, m नेगेटिव आया। यानी हम लाइन कहीं यहां से स्टार्ट करेंगे और डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि c पॉजिटिव है और ये m नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो हम यहां ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे।
तो कभी भी तुम्हें ए नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ अगर ऐसा ड्रॉ किया होगा तो सोच लेना वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा। तो हम ग्राफ से ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, मतलब ग्राफ से जैसे हमने बोला है कि के यूनिट से ऑर्डर मालूम चल जाता है। हाफ लाइफ टाइम को देख के हम ऑर्डर बता देते हैं, ग्राफ को भी देख के हम ऑर्डर बता देंगे। ये अगर ग्राफ ऐसा गया, लेकिन ये देखना है किसके किसके बीच में, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा, और यहां पर स्लोप जो होगा वो स्लोप हो जाएगा माइनस के, स्लोप जो हो जाएगा माइनस के। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमने ये इक्वेशन लिया है, तो इक्वेशन भी जानना जरूरी है, कौन सा हम इक्वेशन यूज करें। यहां पर एनालिसिस से बनाया हमने, यहां कोई इक्वेशन नहीं लिया, ये हमने एनालिसिस से बनाया। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी चाहो तो इक्वेशन बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन के है, मतलब हमेशा कांस्टेंट है। अब हम तीसरा ग्राफ बनाते हैं इसमें। तीसरा ग्राफ जो होगा हाफ लाइफ टाइम के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में होगा। तो थर्ड ग्राफ जो है हमारा, तीसरा जो ग्राफ है हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट के बीच में, हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट के बीच में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। अब जैसे ही सेकेंड ग्राफ फिर से एक्सप्लेन करना है, देख लो यहां पे हमें ग्राफ बनाना है 80 में और टी में, या कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देगा ए नॉट माइनस एक्स भी, ऐसा भी देता है। अवस्थी वगैरह में देखोगे तो ऐसा दिया होगा, 80 भी लिख सकते हो या ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई आ सकता है। और टाइम के बीच में हमें ग्राफ बनाना, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ढूंढेंगे। तो ये वाला इक्वेशन हमें तो याद है ना, ये तो मैं इंटीग्रेट करके बताया हूं, इसको कोई नीड नहीं इंटीग्रेट करना, डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन याद है, मैं जानबूझ के इंटीग्रेट करके बताया। हमें इक्वेशन क्या याद है, तो मैं याद कराया था जीरो ऑर्डर के लिए, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टाइम, ये याद करवाया था। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में ये वाला ग्राफ याद, ये वाला इक्वेशन याद करवाया था। तो तुम इंटीग्रेट करने के लिए जानबूझ के बताया। यहीं से तुम इस इक्वेशन को ढूंढो और इसके बीच में देखो, इसके और इसके बीच में ग्राफ है, तो 80 निकालने की कोशिश करो कि y बन जाए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, और 80 को बाहर निकालोगे तो 80 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस ए नॉट। इसको मैं इधर लेके गया था प्लस बन गया, और इसको इधर लेके आया था माइनस बन गया। अब ये बन गया हमारा y, और ये हो गया हमारा एम एक्स प्लस सी, ये c हमारा y इंटरसेप्ट है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा ए नॉट, और एम एक्स यानी एम जो है स्लोप, स्लोप आ गया नेगेटिव, समझ में आ गया सृष्टि। अब हमें नेक्स्ट ग्राफ बनाना है हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट के बीच में, तो यहीं से बना देंगे हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट के बीच में। हाफ लाइफ टाइम का मतलब बताया था तुम्हें, यहां से इसको इधर लेके आओ, तो टी हाफ लाइफ टाइम का क्या बताया था, ए नॉट अपॉन 2k, यही था ना। जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए बात, अभी तीनों ग्राफ हम जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, याद है ना। हाफ लाइफ टाइम ए नॉट, और ये ए नॉट बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आधा होने में कितना टाइम लगा, ए नॉट था, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा अपॉन टाइम। इस टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम से डिनोट कर देंगे, हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए नॉट बाई 2 अपॉन के, ये के को मैंने इधर ला दिया, ये हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो हमें उस ग्राफ के लिए इक्वेशन ढूंढना है, जो भी ग्राफ दिया जाए उसके लिए इक्वेशन ढूंढना है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर का ग्राफ, और इसके लिए हाफ लाइफ टाइम वाला। अब यहां पर तुम चाहो तो इसके बीच में ग्राफ है, मैं इसको हटा दूं,
अब तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट लिखो, क्या हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, a0/2k। तो इसको बना दो y और इसको बना दो, ये हो गया x और ये 1/2k क्या हो गया, स्लोप। तो y इक्वल टू mx प्लस c क्या है अपना 0। तो उस ग्राफ के लिए पहले हमें इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन लिखे, दो इक्वेशन तो अपने कहां से मिल गया, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर से, और ये हाफ लाइफ टाइम वाला। तो y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब ये हो गया कि लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, और mx ये x हो गया और ये m हो गया, यानी स्लोप क्या अपना पॉजिटिव, स्लोप अपना हो गया पॉजिटिव। तो लाइन हमें ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से और स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप 1/2k आएगा। क्लियर। तो अब इसका एनालिसिस करो एक बार, क्या एनालिसिस करोगे, जैसे जैसे ए नॉट का वैल्यू यानी कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ रहा है, ध्यान देना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ रहा है हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एनालिसिस करो इसको, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ रहा है। अब उल्टा बोलो, कंसंट्रेशन जैसे जैसे घट रहा है हाफ लाइफ टाइम भी घट रहा है। ये बात हमने लास्ट टाइम बताया था, 100 से 50 होने में अगर 20 मिनट लगा तो 50 से 25 होने में 20 मिनट से क्या लगेगा, ज्यादा या कम, कम लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन घटेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी घटेगा। 12:30 होने में और कम लगेगा, यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा और कंसंट्रेशन घटेगा तो हाफ लाइफ टाइम घटेगा। तो ये एनालिसिस कभी कभी क्वेश्चन दे के और पूछ लेता है ऑर्डर बताओ, तो डेटा लिख देगा और डेटा लिख के हमें से पूछेगा कि अगर कंसंट्रेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, कोई भी कुछ भी डेटा दे देगा, बोलेगा कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है। तो हम एनालिसिस करके बताएंगे कि कंसंट्रेशन घट रहा है और हाफ लाइफ टाइम भी घट रहा है, यानी कंसंट्रेशन घटने से हाफ लाइफ टाइम भी घट रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर है। बाकी में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ याद रखना, और तीनों का मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन से ही बनाना है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ हो गया अपना। तो ये चीज याद रखना कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा उसका रेट उतना ही रहेगा। तो हमें ये बात अगर क्वेश्चन में दिया जाए या कहीं इंडिकेट करके दिया जाए तो जीरो ऑर्डर है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अब पूछेगा ऑर्डर बताओ इसका, तो ऑर्डर जानने के 4-5 तरीके हैं हमारे पास। दूसरा, अगर मान लो दिया हाफ लाइफ टाइम क्वेश्चन में इंडिकेट करके दिया और फिर बोला हाफ लाइफ टाइम इतना है, डेटा दिया, अगर कंसंट्रेशन कम हुआ और हाफ लाइफ टाइम भी कम हुआ तो हम बोलेंगे वो जीरो ऑर्डर है, वो 100% तय है उसका, क्योंकि दूसरे के लिए ऐसा नहीं होता है। दूसरे के लिए हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। दो बातें इसमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो हेडिंग डालना फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में जो ग्राफ है वो पहला है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, पहला जो ग्राफ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट है, और यहां कंसंट्रेशन है।
रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है। सोचो कौन सा इक्वेशन तुम यूज करोगे, क्योंकि दिमाग में आना चाहिए ना कि रेट और कंसंट्रेशन के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाए तो कौन सा हम इक्वेशन यूज करें। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम एक रिएक्शन मान ले, एज्यूम कर ले, खुद से एज्यूम कर लेते हैं। ए से बना प्रोडक्ट, ये हमने रिएक्शन एज्यूम कर ली। अब सोचो आगे कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो हमें अब एक इक्वेशन जब एज्यूम कर लिया तो जो पार्ट 2 में पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर में 1, ये हमारे पास जब ऑर्डर है और रेट ऑफ रिएक्शन है और ये है तो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए और क्या दे सकता है, ये दे सकता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये भी लिख सकता है, या तो ये लिख दे या तो ये लिख दे। अब इसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो हर ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस सी पे ही जाएगा, तो दूसरा ग्राफ तो है नहीं इसमें। तो ये हमारा हो गया y रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया mx प्लस सी अपना है 0, यानी लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। अब बात रहा mx, तो ये हमारा रह गया m, जहां m k आ रहा है और k का वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं, यानी स्लोप जो आ गया हमारा, स्लोप आ गया पॉजिटिव और वो वैल्यू आ गया k। तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप विल बी k, तो यहां स्लोप आ जाएगा k, स्लोप आ जाए। अब यहीं पर जीरो ऑर्डर का तुम देखो क्या होता है, जीरो ऑर्डर में क्या लिख रहता है, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन में और कंसंट्रेशन में तुम ऐसे लिख रहे थे। तो ये जो है जीरो ऑर्डर, अगर मान लो ग्राफ ऐसा दिया जाए तो ये जीरो ऑर्डर हो गया और ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यानी ग्राफ से भी हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। अब एनालिसिस कर लो इसको, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, नो डाउट, हम जानते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ता है, और डबल करेंगे तो डबल होगा, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल होगा। ठीक है, जो दूसरा ग्राफ है अपना, दूसरा ग्राफ है ए नॉट सॉरी ए टी और टाइम के बीच में। अब सोचो जीरो ऑर्डर में ए टी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाया था उसमें कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यही यूज किया था ना, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टाइम। जीरो ऑर्डर के लिए ये वाला यूज किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला। जीरो ऑर्डर में इसके लिए ये यूज किया था, मतलब ये वाला इक्वेशन, और इसमें इंटीग्रेटेड वाला यूज किया था। तो कब कोऑर्डिनेट पे क्या है वो हमें चेक करते रहना है। अगर इनके बीच में ग्राफ है तुम लगाने लग जाओ क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो गलती आंसर आएगा, वो इसमें जमेगा ही नहीं। तो हमें ग्राफ इनके बीच में बनाना है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, तो कोऑर्डिनेट भी चेक करते रहना किसके किसके बीच में। तो यहां 80 यानी कंसंट्रेशन और टाइम, जहां कंसंट्रेशन है और टाइम है, सोच लेना हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाने के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट अपॉन 80, यही था ना। अब देखो यहां से हमें 80 को बाहर निकालना, तो मैं दो तरीके से तुम्हें बता रहा हूं कैसे बाहर निकालोगे। 80 को वाई एक्सिस बनाना है तो दो तरीके से हम बाहर निकाल रहे हैं। एक तो जैसा मैं ड्राइव किया था, तो मैं डेरिवेशन थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हम क्या लिखे थे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए के पावर में 1,
यही लिखे थे ना रेट ऑफ रिएक्शन, ए बना प्रोडक्ट। जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में यही हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद इंटीग्रेट किया था माइनस डी ए अपॉन ए, और इसको इधर लेके गया था के डी टी। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया था, टी इक्वल टू 0 लिमिट पुट किया था, ए नॉट ए टी टी इक्वल टू टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा था, डी अपॉन ए का एल एन ए, एल एन ए, और यहां पहले लगा हुआ माइनस, और यहां ए नॉट और यहां ए टी। ये मैं फिर से क्यों लिख रहा हूं, और यहां इंटीग्रेशन डी एक्स डी टी का हो जाएगा टी, और टी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। अब इसमें हम हायर लिमिट पुट करेंगे एल एन ए, तुम्हें डेरिवेशन लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं बस, ए टी माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, के टी, माइनस को अंदर ले लो, एल एन ए टी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एल एन ए नॉट, ये माइनस हो गया, इक्वल टू के टी। अब हमें यहां एल एन टी मिला है, अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं ताकि ये प्लस बन जाए। तो इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, तो मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एल एन ए टी। मान लो इसको इधर लेके गया, तो इसको इधर लेके जाओगे तो ये इधर आएगा, माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। ठीक है, अब यहां से हमें ए टी को बाहर निकालना है, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना है तो ए टी चाहिए, ए टी चाहिए ना। ऐसा करते, एक मिनट रुक गया, यहां पर माइनस को बाहर ही रखो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ए नॉट ए टी अपॉन क्या हो जाएगा, ए नॉट। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, एल एन एम अपॉन एन वाला। अगर ये ऐसा है तो हम ऐसा लिख देंगे, और ऐसा है तो ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहां से ध्यान देना, ये माइनस को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एल एन ए टी अपॉन ए नॉट, ए डेरिवेशन लिखना नहीं है, माइनस के टी। अब एल एन के बेस क्या है, ई, तो ये हो जाएगा ए टी अपॉन ए नॉट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पावर में ये जाएगा तो ये आएगा, इसके पावर में क्या जाएगा, माइनस के टी। अब हमें आ गया ए टी इक्वल टू क्या आ गया, ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। देखो हमें ए टी बिल्कुल बाहर निकल चुका है, ये ए नॉट है। तो तुम्हें ये सब डेरिवेशन लिखना नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। मैं डायरेक्ट इसी फाइनल पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, ये नहीं कि सब डेरिवेशन ऑलरेडी हुआ है, तो हमने बोला भी था कि डेरिवेशन हमें जानना है। या तुम्हें ये वाला वैल्यू जो है लाने के लिए तुम यहां से भी ला सकते हो, ला सकते कि नहीं ला सकते। देखो अगर मैं इसको इसमें मिला दूं, अब दूसरा तरीका बता रहा हूं निकालने का, हमें फाइनल यही आना है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसमें यहां कैसे आ सकते हो, इसको मिला दूं तो एल एन बन जाएगा, ये हो जाएगा के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर एक बार कर दूं, यहां माइनस लगाना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू एल एन, अगर मैं ए टी को ऊपर लिखूं जानबूझ के और ए नॉट को नीचे, तो माइनस आ जाएगा, माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस के टी इक्वल टू एल एन ए टी अपॉन ए नॉट हो जाएगा ना ये। अब देखो यहां से आ जाएगा ये ए टी अपॉन ए नॉट इक्वल टू क्या आ गया, ई के पावर माइनस के टी। यहां बेस ई है, समझ में आ गया। तो इतना कुछ जानने की हमें करने की जरूरत नहीं है, तुम बस याद रखना, क्या याद रखोगे कि ए टी इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, यही आता ना।
ये तुम डायरेक्ट याद रखोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, डेरिवेशन के जस्ट सिंप्लीफाई होने के पहले ये आता है। तो तुम कोई डेरिवेशन वगैरह सब हो अगर याद रखते हो तो बेटर है, नहीं भी याद रखते हो तो इतना याद रखना, क्योंकि ये ग्राफ बनाने में यही इक्वेशन यूज होगा। मान लो कहीं भूल गए कि कहां से आ रहा है तो ये डायरेक्ट उसलिए वो डेरिवेशन बताया, नहीं तो डायरेक्ट याद रखो कि AT इक्वल टू A नॉट E के पावर माइनस KT होता है। अब हमें ग्राफ बनाना है इस AT के बीच में और एक टाइम के बीच में, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमें कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या बनेगा? कर्व बनेगा। तो ये कर्व ऐसा आता है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा आता है। तो डायरेक्ट हम बना देंगे इसका, और ये माइनस इसलिए ये डिक्रीज करता हुआ जाएगा। तो मेन इस पे स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। इस फॉर्मेट में दे देगा क्वेश्चन, कभी कभी के निकलवा देता है, तो वहां से हम कंपेयर कर लेते हैं और के निकालते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के पहले वाला ये है। तो डायरेक्ट इसको याद रखना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, निगेटिव है, समय के साथ ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ये दूसरा ग्राफ है हमारा। अब तीसरा ग्राफ, इसका स्लोप फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, dy बाई dx पूछेगा नहीं, स्लोप होगा। अब तीसरा ग्राफ है हमारा, तीसरा ग्राफ है लॉग AT और टाइम के बीच में। AT बोले तो A नॉट माइनस एक्स भी लिख सकता है। तो तुम पहले सोचो कि कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा। मैं इसको इसलिए डेराइव करवाया कि ये डायरेक्ट सर ये कहां से आ गया, समझ में आ गया ना, इसलिए ड्राइव करा है। बाकी डेरिवेशन में कोई यूटिलाइज नहीं है, जानो तो और बेटर है, नहीं जानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट ये कैसे आ गया उसके लिए बताया था मैं। इसको याद भी रखना, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है इसको। अब हमें ग्राफ बनाना है AT और टाइम के बीच में। एक बार ट्राई करो, स्लोप इसका डेरिवेशन करके निकालेंगे। डेराइव करना, उसको dy अपॉन dx लेना पड़ेगा, क्योंकि वो टेंजेंट निकालना पड़ेगा उस पर। टेंजेंट ड्रॉ करके तब स्लोप निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट स्लोप नहीं बता सकते हम। कर्व है ना, कर्व का डायरेक्ट स्लोप नहीं निकालते, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके dy अपॉन dx लेना पड़ेगा। बताओ इसमें ग्राफ कैसे बनाओगे, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन बताओ क्या होता है? k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग A नॉट अपॉन AT, यही होता है ना ग्राफ, सॉरी इक्वेशन। अब हमें AT के बीच में और टाइम के बीच में बताना है ग्राफ। ये AT यहां है, टाइम यहां है, तो हमें यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो हमें ग्राफ देख के समझ में आएगा कौन सा इक्वेशन यूज करना है। अब इसमें हमें क्या काम करना है? सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको अलग निकालना है। y इक्वल टू mx प्लस सी पे ही बनेगा, तो इसको हमें y बनाना है और टाइम को हमें x बनाना है, यही हमें काम करना है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा KT, और इसको डिवाइड कर दो 2.303 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग A नॉट अपॉन AT हो जाएगा ना, बेस 10 है। ये हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब हमें AT को बाहर निकालना है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम लिख देंगे KT अपॉन 2.303, और ये हो जाएगा लॉग A नॉट माइनस लॉग AT, होगा ना।
m अपॉन n वाला निकाल दिया। तो देखो अब कुछ दिख रहा है कि 80 बिल्कुल अब बाहर निकल चुका है। अब 80 को इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओगे तो log 80 ये प्लस हो गया, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस KT अपॉन 2.303 और प्लस log a। देख लो यहां तक, ये कुछ भी हमने नहीं किया, बस इक्वेशन लिखा, इक्वेशन में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको हमने m इंटू n का फॉर्मूला लगाया और इसको हमने बाहर निकाला ताकि ये हमारा y बन जाए। तो इसको इधर लेके आएंगे तो इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस का प्लस ही रहेगा। तो देखो यहां पर क्या बन गया y। अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया mx, ये बन गया m और ये बन गया x और ये बन गया c। यानी ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा और इसका जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव है और स्लोप लेकिन क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, m नेगेटिव है। यानी कहीं लाइन हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, इसका लाइन हम कहीं यहां से स्टार्ट, पॉइंट यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसका c देख रहे हो ना, c देख रहे हो, इसका पॉजिटिव है और स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव। तो डाउनवर्ड जाएंगे अपवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है और इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ये ज्यादा फेमस मतलब ग्राफ है। ये एक्सपोनेंशियल वाला तो याद रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल वाला ए नॉट और टाइम के बीच में, उसमें लॉग ओवर नहीं है, तो वो ग्राफ तो याद ही रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ याद भी रखना है। और जहां लॉग आ जाए, यहां बेस 10 है, तो ये ग्राफ एक बार देख लो। इस ग्राफ को कहीं डाउट है तो बोलो, इसमें डाउट नहीं है ना? तो ग्राफ देख के, क्योंकि तुम्हारे सामने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, तुम ग्राफ ड्रॉ करो, तुम्हारे सामने ग्राफ दिया जाएगा तो माइंड पे क्लिक करना है कि वो इक्वेशन कौन सा लगाए हम, क्योंकि हम तो यहां पर दे दे रहे हैं इक्वेशन लिख के तब बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने क्वेश्चन में जब आएगा तो ये आएगा कौन सा गलत है या सही है। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कौन सा इक्वेशन लाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना वो है 4th नंबर वाला, वो है log a0 अपॉन 80 और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ तुम बताओ, इक्वेशन यही जाएगा, एक ग्राफ तुम बनाओगे। इक्वेशन यही होगा, कैसा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c लगाओ, ओरिजिन से पास होगा। आ गया। स्लोप कितना आया इसका, के बाई मीका। प्रगति उल्टा बोल रहे हो, के अपॉन 2.303 होगा। संस्कृति सही है। तो ये ग्राफ आसान है ना, देखो इक्वेशन यही लगाएंगे हम, इक्वेशन यही होगा, तो यही तो अपना इक्वेशन हो जाएगा। इसके बीच में और टाइम के बीच में बताना है तो इसको इधर लेके आओ, ये मत सोचना नेगेटिव हो जाएगा, बस इसको इधर लेके आते हैं और इसको लिख दो KT अपॉन 2.303। ये देखो y बन गया है। हमें ज्यादा इसमें, इससे पहले वाला जो ये था उसमें थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई किया था, तो इसमें सिंप्लीफाई भी नहीं करना है। y इक्वल टू ये बन गया x और ये बन गया mx प्लस c 0 है, तो लाइन पास होगा ओरिजिन से, तो लाइन हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। अब स्लोप के बारे में देख लेते हैं।
तो स्लोप इसका पॉजिटिव है, स्लोप है k अपॉन 2.303, तो इसका स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, तो स्लोप आएगा k अपॉन 2.303। तो क्वेश्चन में भी पूछता है, दो तीन तरह से ग्राफ पे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका ग्राफ कौन सा सही है कौन सा गलत है, दूसरा ग्राफ पूछेगा कि इसके और इसके बीच में स्लोप क्या आता है। तो इसमें दो काम करना है, या तो याद रखोगे या तो इक्वेशन याद रखोगे। तो ये दोनों 3 नंबर और 4 नंबर ग्राफ आसान है ना। इसके पहले वाला जो 2 नंबर बताया एक्सपोनेंशियल वाला, वो भी ध्यान में रखना है, वो ए नॉट और टाइम के बीच में, और ये लॉग है। 4 ग्राफ हो गया। अब ये दोनों ग्राफ जो हमें 3 नंबर और 4 नंबर बताया था, ये जीरो ऑर्डर में नहीं आता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में लॉग आता ही नहीं है, ये जीरो ऑर्डर में नहीं आता ये। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम, 5वां ग्राफ। 5th ग्राफ के बाद हम बात करें हाफ लाइफ टाइम के बीच में, हाफ लाइफ टाइम और हम बात करें ए नॉट यानी कंसंट्रेशन के बीच में। हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में क्या आएगा, कैसा ग्राफ आएगा? निहाद चौगुले सही है। हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट कंसंट्रेशन के बीच में ड्रॉ करना है। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन के। तो मैं लास्ट टाइम बताया था, ये एनालिसिस करेंगे हम। लास्ट टाइम क्लास में बताया था मैंने कि 100 से 50 होने में टाइम मान लो 20 मिनट लगा, तो 50 से 25 होने में टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट ही लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम में कहीं कंसंट्रेशन का डिस्कशन नहीं है, और इस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू सेम आएगा। तो मान लो 50 से 25 हुआ, हाफ लाइफ टाइम निकाले तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 0.693 अपॉन के। अब 50 से मान लो 25 हुआ तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 0.693 अपॉन के। तो क्या 25 और 50 का कहीं यूटिलाइज हो रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में हम इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। 12.5 लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में बताया था सैटरडे को, यानी हर बार टाइम इंटरवल क्या आता है? सेम आता है। तो टाइम इंटरवल यानी तुम कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लो, हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं होने वाला है। तो ये ग्राफ के इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एनालिसिस। ये ग्राफ हम एनालिसिस से बनाएंगे कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन कितना भी तुम चेंज कर लो, कितना भी घटा लो बढ़ा लो, हाफ लाइफ टाइम होने में टाइम हमेशा इंटरवल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें नोट डाल के लिख लेंगे कि हाफ लाइफ टाइम विल कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी हर इंटरवल के लिए टाइम सेम रहता है। उस पर हम ट्रिक भी बनाएंगे आगे, जब क्वेश्चंस तुमसे बनवाएंगे हाफ लाइफ टाइम का, इस पे ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मतलब जो टाइम हमें 5 मिनट 3 मिनट लगता है, वो 5 सेकेंड में सोल्व हो जाता है। और इसी पे तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ और रेट नहीं बढ़े तो जीरो ऑर्डर है, और कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ और हाफ लाइफ टाइम ना बढ़े तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्वेश्चन देके तुमसे पूछ लेगा कि ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा। तो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर विल नॉट डिपेंड अपॉन
और ये ध्यान रखना है कि हर बार टाइम इंटरवल क्या आएगा, सेम आएगा। हालांकि वो जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे ट्रिक लगाना है इसमें, तभी ट्रिक वगैरह बताया नहीं क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया हमने, तो आगे आएगा तो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे यूज करना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर बार टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये 5 ग्राफ इसमें हो गया, 5 ग्राफ इसमें बताया, 3 ग्राफ उसमें, 8 ग्राफ। देख लो कोई डाउट है तो बोलो इसमें 8 ग्राफ में। 8 ग्राफ बताया, ये तो तीनों आसान है ना, एक एक्सपोनेंशियल वाला। लेकिन तुम ध्यान में रखना कि किसके किसके बीच में हमें ग्राफ पूछ रहा है। अच्छा, हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है और हाफ लाइफ टाइम है वो जनरलाइज करके लिखा जाता है इन ऑर्डर के लिए। तो इसको याद नहीं करना है, बस लिख लो, एक बार समरी करके लिख लो यहां पे, k इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 अपॉन टाइम, और हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2k। ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट अपॉन 80, क्योंकि अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हम, हाफ लाइफ टाइम 0.693 अपॉन के। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हमें एक, मैं एन ऑर्डर के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, एन ऑर्डर के लिए, मतलब एक जनरलाइज करके हमें डेराइव और कुछ नहीं करना है। एन ऑर्डर के लिए मैं लिख रहा हूं के टी इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, और ये होता है 1 अपॉन 80 के पावर एन माइनस 1 और 1 अपॉन ए नॉट के पावर एन माइनस 1। ये बस लिख लेना, हमें इसका यूज नहीं करना है, कभी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। और हाफ लाइफ टाइम जो हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम ये होता है 1 अपॉन के। ये एन ऑर्डर के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये यूज नहीं आएगा। डायरेक्ट मान लो कोई फॉर्मूला पूछ दिया हमसे, उसके लिए मैं बता रहा हूं। हाफ लाइफ टाइम जो होता है 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर में n माइनस 1 होता है। इसको हम ज्यादा यूज करेंगे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला। अभी मैं इसका बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीजें एनालिसिस करके लिखा गया है, हम इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये उस शक्ल में मत पड़ जाना सर कैसे आ गया, क्या लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मली एन ऑर्डर के लिए एक जनरलाइज, हमें मेन पढ़ना 0 और 1 फर्स्ट के लिए। अब थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस करवाते हैं, ये भी हमारा काम का नहीं है, ये भी हमारा काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन के पावर में 1 माइनस एन। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, जैसे मान लो कि हाफ लाइफ टाइम हमने क्या लिखा, कंसंट्रेशन के पावर एन माइनस 1। अगर मान लो एन इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ टाइम 1 माइनस 1 0, यानी हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इससे चीज एनालिसिस हो रहा है। हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। 50 से 100 से 50 होने में, 50 से 25 होने में हर बार टाइम इंटरवल क्या लेगा, सेम लेगा, ठीक है। अगर तुम n इक्वल टू 0 पुट करते हो, n इक्वल टू 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, गलत लिख दिया क्या, 1 माइनस एन होता है कि n माइनस 1 होता है,
अगर 0 पुट कर देंगे इनका वैल्यू तो क्या आएगा, माइनस। माइनस आता ऊपर चला जाएगा ना, सही है। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो हाफ लाइफ टाइम क्या आ जाएगा, ये 0 पुट करने का मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ, ऑर्डर हो गया 0। और ये अगर 0 पुट करेंगे तो हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर क्या आ जाएगा, -1। तो -1 आएगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर। तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल टू मत लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो। हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन घटेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी घटेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। यानी हर बार इंटरवल सेम नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसमें। 100 से 50 होने में, 50 से 25 होने में, 25 से 12.5 होने में टाइम कंटिन्यूअसली घटता चला जाएगा। तो ये एनालिसिस से हम समझ में आ जाएगा कि ये 0 ऑर्डर है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैं इसमें वैल्यू में, हाफ लाइफ टाइम के वैल्यू में हम 2 पुट कर दें, 2 पुट करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, ऑर्डर 2 होगा। अगर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, हाफ लाइफ टाइम, और यहां क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी कंसंट्रेशन का इनवर्सली है। ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। इसका मीनिंग निकालो क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 100 से 50, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा वैसे वैसे टाइम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। 50 से 25 होने में यहां 10 मिनट लगेगा तो यहां हो सकता है 15 मिनट लगे। 12:30 होने में हो सकता है कि 20 मिनट लगे। यानी कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, ये जो हो जाएगा ये इंडिकेट करेगा कि सेकेंड ऑर्डर है। तो हाफ लाइफ टाइम के इंडिकेशन से हमें समझ में आ जाता है कि उसका ऑर्डर क्या है। ये तीनों पॉइंट लिख लेना, 1 2 3। हालांकि हम जानते हैं, लेकिन एनालिसिस करके जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमसे ऑर्डर पूछता है। अच्छा, ये मैं कहां से लिख दिया, तो ये एनालिसिस करके लिखा हुआ है। यानी कंसंट्रेशन कितना भी घटा हो, टाइम पीरियड उतना ही है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। कंसंट्रेशन घटेगा तो टाइम घटेगा तो 0 ऑर्डर है। कंसंट्रेशन घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन घटा और स्क्वायर में टाइम बढ़ा, मतलब स्क्वायर के बराबर आ गया, तो सोच लो थर्ड ऑर्डर। हालांकि वो पूछता नहीं हमें, ज्यादा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर तक ही रहता है। तो अभी तक क्या क्या एनालिसिस किया हमने, अभी ये सब ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा। हाफ लाइफ टाइम दिया रहेगा तो कैसे हम निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन चेंज करो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो तो ऑर्डर 0 होगा। कंसंट्रेशन चेंज करो और हाफ लाइफ टाइम चेंज ना हो, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा। कंसंट्रेशन चेंज करो हाफ और टाइम भी कम होता चला जाए, हाफ लाइफ टाइम, तो 0 होगा। कंसंट्रेशन कम करो और हाफ लाइफ टाइम बढ़ता चला जाए तो ऑर्डर सेकेंड होगा। ठीक है। अब ये ग्राफ का पॉइंट, और बाकी जो ग्राफ है जैसे अरहनियस वाला में, जैसे ये वाला ln k और 1/t, ये ग्राफ बता चुका हूं। और ये log k और 1/t, ये ग्राफ हो चुका है। ठीक है। कैटलिस्ट और अनकैटलिस्ट और रिएक्शन, ये भी ग्राफ हो चुका है। कौन स्लो है कौन फास्ट है ये भी हो चुका है, ये सब ग्राफ हो चुका है। केवल ऑर्डर वाला बाकी था। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम बताओगे। कह रहा है क्वेश्चन में, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 एक्वस है इनटू N2 गैस
and 2H2O liquid is first order reaction. ठीक है, which of the following graph is correct? Which of following graph is correct? कौन सा ग्राफ करेक्ट है? पहला है, यहां लिखा हुआ NH4NO2 कंसंट्रेशन और यहां टाइम है. यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 और टाइम है, और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम है, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 और यहां टाइम है. Which graph is correct? थर्ड वाला. निधि मारो मिका संस्कृति जूही. एक बार चेक करो, जो अभी ग्राफ बताया ना फर्स्ट ऑर्डर में, पांच ग्राफ में चेक करो तो कौन सा मैच कर रहा है. प्रगति, विशाल कोहली, निधि मारो का 4th ऑप्शन है, मीका का C है, जूही का 2 है, संस्कृति का D है, विशाल कोहली का 4th है, प्रगति का 4th है. एक बार चेक करो कौन सा ग्राफ है. 5 ग्राफ बताया फर्स्ट ऑर्डर में, लिख के भी दिया भी है फर्स्ट ऑर्डर. अगर हमें कंसंट्रेशन में और टाइम में ग्राफ निकालना है, लॉग वाला तो है नहीं, लॉग वाला तीसरा और चौथा बताया था, और पांचवा हाफ लाइफ टाइम वाला बताया था. इसका मतलब दूसरा वाला ग्राफ का है, एक्सपोनेंशियल वाला. नेहा चौगुले. कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में A0 इक्वल टू AT इक्वल टू A0 e के पावर माइनस K अपॉन T. यही था इक्वेशन, और इसको याद भी रखना है. K अपॉन T था ना, KT है, यही इक्वेशन था. A0 बोले तो किसी टाइम पर कितना उसका कंसंट्रेशन का लेन देन. तो लेन देन तो प्रोडक्ट में तो होता नहीं है ना, यहाँ जो भी है रिएक्टेंट के बारे में सोचते हैं, कितना कम हुआ कितना, यानी ये इसमें जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये बताएगा NH4NO2 का कंसंट्रेशन, और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल आ जाता है. समझ में आ गया? इसका ग्राफ सही है कौन? 4th वाला. फर्स्ट ऑर्डर में 5 ग्राफ, तो गड़बड़ाना मत है, बरोबर है क्या? इसके बीच में ग्राफ है वो देखना है हमें, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में. लॉग वगैरह नहीं है कि हम बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. ये टॉपिक जब अभी बनाओगे ना बहुत आसान लगेगा. स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ने में क्या लगता है, मैथमेटिकल टॉपिक है, थोड़ा लगे कैसे कैसे बनाए, लेकिन बना एक दो बार बना लोगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा ना. ये बहुत टॉपिक आसान है, मार्क्स लाने वाला टॉपिक है ये. सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, ये सब मार्क्स लाने वाले. क्वेश्चन है कि माइनस DA अपॉन DT, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ A, और दिस वन फर्स्ट, और यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहां टाइम लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन A, और यहां टाइम लिखा हुआ है. ठीक है, 1 है
2 है, 3 है। आपको बताना है कि जो ये प्लॉट किया गया है उसका रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। पहला ऑप्शन में है 0 2 1, 0 1 2, 1 1 2, और डी ऑप्शन है 0 1 0 2। जो ये प्लॉट किया गया है उसका ऑर्डर क्या है। तो चलो मान लो सेकेंड ऑर्डर तो नहीं बताया ना, तो फर्स्ट और जीरो पे एनालिसिस करो। फर्स्ट सेकेंड को एनालिसिस करो, उसी पे आंसर निकल जाएगा। डी अपॉन, एक मिनट डी अपॉन ए सही है, डी ए अपॉन डी टी अपॉन ए के बीच में ग्राफ है, यानी ये रेट है। रेट मैंने क्या बोला था, या तो ये लिखेगा या तो रेट लिखेगा। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। निधि मारो, विशाल, मानसी, क्या आएगा आंसर? फोर्थ है। दिमाग लगाओ, ऑप्शन ढूंढो, देखो क्वेश्चन में जा जाके किसके किसके बीच में ग्राफ है। सोलह का जो आंसर दिया 4 है। अब मान लो हमें ग्राफ बनाना है तो कौन से इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, याद है ना, के ए के पावर में 1, यही है ना रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस डी अपॉन डी टी। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी। याद होगा बताया था मैंने अभी अभी। ये रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में ये पहला ही ग्राफ बताया था मैंने। अच्छा ये सोचो कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर होता, अगर ये अब यहां या तो 0 है तो या तो 1 है, तो अगर ये 0 होता तो क्या होता, ऐसा होता। 0 होता, अगर 0 ऑर्डर होता, 0 ऑर्डर होता तो ऐसा होता, और फर्स्ट ऑर्डर है तो ऐसा होगा। तो 0 वाला तो कैंसिल हो गया, ए और बी तो कहीं सपने में भी नहीं आएगा। बात रहा सी और डी का। अब सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला 0 है कि 1 है, और ए और टाइम के बीच में बताना है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बताना है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अभी अभी एक ग्राफ बताया था। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियल आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सपोनेंशियल आता है, इसलिए बोला एक्सिस भी याद रखना है, किसके किसके बीच में पूछा है। और हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में लिखे तो हम जाएंगे इंटीग्रेट, इसके लिए देखते हैं कौन सा लिखते हैं। के इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टाइम। इससे निकल जाएगा, निकल जाएगा ना कंसंट्रेशन। ये 80 निकाल दो, कंसंट्रेशन बोले तो 80 ही है। 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी और ये माइनस के टी और प्लस ए नॉट है। तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। इसलिए मैं बोला था तुम्हारे सामने ग्राफ होगा और तुम इक्वेशन सोचोगे कौन सा इक्वेशन मैं लिखूं। यानी ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आना चाहिए, हमारे सामने अगर इक्वेशन है तो एक्सिस देख के हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और तब हम समझ जाएंगे कि हाँ ये ग्राफ इसके लिए है। तो ये देखो y हो गया एम एक्स, स्लोप नेगेटिव आया, और c यहां से आया और ये नेगेटिव की तरफ, यानी ये 0 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा होता है, तो धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा। ए नॉट और टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियल होता है 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर है इसका मतलब ये होगा। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ बनाना है। सेकेंड ऑर्डर का हमने पढ़ा ही नहीं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे, मैं अभी तुम्हें लिखवा दे रहा हूं इक्वेशन, नेक्स्ट टाइम बना के देता हूं, ठीक है।
अभी लिख लो सेकेंड ऑर्डर के लिए ये 5-6 चीजें एनालिसिस में याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन वगैरह याद रखना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए लिख लो कंसंट्रेशन यानी 1/A0 होगा या 80 होगा और टाइम होगा। अगर ये ग्राफ ऐसा है तो सेकेंड ऑर्डर है। एक बार मैं जो जनरलाइज फॉर्मूला है उसमें बता दूंगा, पहले अभी लिख लो। और यहां पर 1/A का स्क्वायर है और टाइम है, और ये ग्राफ अगर ऐसा है तो ये थर्ड ऑर्डर है। ज्यादा हमें जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर पूछता है, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का लिख लेना, इक्वेशन में बताऊंगा जनरलाइज करके, अभी फिलहाल लिख लो। तो अब याद हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर का जो जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा, और उसका तो ऐसा है। ठीक है, किसके बीच में? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये कोऑर्डिनेट चेंज किया है, ये स्क्वायर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में लिखा है हाफ लाइफ टाइम और यहां कंसंट्रेशन है। सेकेंड है हाफ लाइफ टाइम और यहां कंसंट्रेशन है, और थर्ड में है हाफ लाइफ टाइम और यहां कंसंट्रेशन है, 1/A है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बताना है कि जो ग्राफ प्लॉट किया गया है उसका ऑर्डर क्या है। ऑप्शन में है 0 1 2, सेकेंड में है 1 2 0, थर्ड में है 1 0 2 और फोर्थ में है नॉन ऑफ दीज, यानी 0 1 2 के बीच में घूमते रहना है। तो ऐसा नहीं कि सेकेंड ऑर्डर जानेंगे तभी हम बता पाएंगे, स्टार्टिंग से ही बता सकते हो। क्या होगा आंसर इसका? नेहा चौगुले, नेहा इंग्लैंड, निधि मारो, संस्कृति, कोई थर्ड बोल रहा है, कोई फोर बोल रहा है, 16 18 18 का जो आंसर दिया है डी है। अच्छा नॉन ऑफ दिस दिया है क्या? सॉरी सॉरी, एक मिनट, 18 का जो आंसर है सी है, सी है, सी। 18 का आंसर सी है। ये तो हमें बात क्लियर हो गया, हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। समय के साथ बढ़ता जाएगा हाफ लाइफ टाइम, मतलब समय के साथ नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो हाफ लाइफ टाइम घटेगा। तो एनालिसिस से हम बता लेंगे कि कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। इस दोनों से तो सोचो कौन सा होगा। फर्स्ट ए गया, फर्स्ट और ये 2 ए गया, नॉन ऑफ दिस तो ऐसी है, ये 1 और 0 है। सेकेंड ऑर्डर के लिए मैं बताया था कि ये बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या होगा। देखो यहां पर 1/n लिखा हुआ है, 1/A लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ नहीं है, ए लिखा हुआ तो ग्राफ का ग्राफिक कोऑर्डिनेट ही चेंज हो जाता। यहां लिखा हुआ 1/A, यानी ये मत सोचना कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1/A के डायरेक्टली है, यानी 1/A बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली को बता रहा है ये, यानी ये सेकंड ऑर्डर है ये। आंसर इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो ग्राफ सम ऑर्डर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ HI गैस। डिकम्पोजिशन ऑफ HI गैस ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस इज जीरो ऑर्डर। एक गोल्ड के सरफेस पे HI को डिकम्पोज किया जा रहा है। इनिशियली few mole of H2 are present in container। स्टार्टिंग में गोल्ड प्लेट पे उस पे कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पहले से थे। विच ग्राफ इज करेक्ट। TH2 टाइम, TH2 अच्छा लिख के दिया ना, जीरो ऑर्डर है टाइम। TH2 टाइम और फोर्थ है TH2 अपॉन टाइम। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्या सही बनवाया बनाया ना? 1 मिनट रुक जाए, 2 में तो कुछ लिखा ही नहीं। फर्स्ट 2 1 मिनट, हाँ 3 4 सही है। क्या होगा आंसर? फिर से देख के बताओ। निधि मारो प्रगति मीका, क्या होगा इसका आंसर? देखो इसका आंसर होगा 2 करेक्ट है। अब ये तुम मत सोचना कि रेट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ? प्रेशर लिखा हुआ है। अब तुम इस ग्राफ को जरूर है कि इक्वेशन पे बनाओ। मान लो एक गोल्ड का प्लेट है और यहां पर HI को एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, जिससे हाइड्रोजन गैस वगैरह बन रहा है। ठीक है, यहां से HI हाइड्रोजन गैस वगैरह बन रहा है। तो इनिशियली पहले से हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट था, यानी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पहले से होगा। यहाँ रेट के बारे में या कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, प्रेशर से बात कर रहा हूं, प्रेशर। तो अगर मान लो इनिशियली कुछ हाइड्रोजन गैस था तो इनिशियली कुछ प्रेशर होगा, यानी टाइम 0 पर प्रेशर 0 नहीं होगा। ये तो बात क्लियर, ये प्रेशर है तो टाइम 0 पे प्रेशर 0 नहीं होगा क्योंकि पहले से मौजूद था। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये रेट है सर, कि हम कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं रेट चेंज नहीं होगा जीरो ऑर्डर के लिए। ये रेट थोड़े ना तुमसे पूछा गया है, ये रेट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है कि सर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगा, कितना ही प्रेशर बढ़ा लो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये रेट नहीं पूछा गया, प्रेशर के बारे में पूछा गया है। तो अगर कंटिन्यूअसली ये रिएक्शन अगर होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी समय के साथ प्रेशर क्या होगा? अब तुम कुछ और सोचने लग गए, रेट ऑफ रिएक्शन सोचने लग गए, लेकिन समय के साथ इसका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ये समय के साथ प्रेशर कम होता चला गया, ऐसा थोड़े होता है। तो ये रिएक्शन एनालिसिस करके बनाना, ये नहीं कि हम इक्वेशन ढूंढने लग गए। समय स्टार्टिंग में कुछ प्रेशर होगा, ये ग्राफ यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि स्टार्टिंग में उसने लिख के दिया है कि फ्यू मोल ऑफ H2 आज प्रेजेंट, यानी उसका स्टार्टिंग में कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर 0 नहीं है। अब समय के साथ जब रिएक्शन होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, तो बढ़ा देंगे। यानी स्टेट ऑफ मैटर का भी क्वेश्चन हो सकता है।
जरूर थोड़ा कि हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हें मैं हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो क्योंकि अपना थ्योरी लगभग हो चुका है, बस बचा हुआ है पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें वो आसान है, इजी है, तो एक बार मैं बता दूंगा वो, ठीक है। उसमें डेरिवेशन में थोड़ा सा वो है, लेकिन डेरिवेशन है नहीं हमें पढ़ने को, तो डेरिवेशन भी बता दूंगा, डायरेक्ट एनालिसिस ही बता दूंगा, तो उसमें भी ट्रिक से बन जाता है क्वेश्चन उसका, पैरेलल रिएक्शन और सीरीज वाले का। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और ट्रिक तुम लोग बनाना, और मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा कैसे ट्रिक अप्लाई करना है। तो अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी टाइम बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले मैं अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद वॉल्यूम के क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, तो हमें जानना पड़ेगा कि कहां हम अप्लाई करें। क्वेश्चन में लिखो 50% ऑफ ए रिएक्शन, मैं वॉल्यूम का इक्वेशन करवा रहा हूं और दोनों मेथड से बता रहा हूं। 50% ऑफ ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ज्यादा क्वेश्चन जो पार्ट 3 में पढ़ाया था ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ टाइम, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। हाफ लाइफ टाइम और इंटीग्रेटेड रेट लॉ, खासकर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हाफ लाइफ टाइम पे और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे ज्यादा फोकस करना है। 50% of the reaction is completed in 16 minutes. 60 minutes. Under similar condition. Under similar condition. Under similar condition, 75% of the reaction. 75% of the reaction is completed. 75% of reaction is completed in dash मिनट। और ये ऑर्डर है इसका, फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन कुछ और पूछा है, मैं चेंज किया उसको। फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन। तो तुम पहले प्रोसेस से बनाओ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से बनाओ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 75% कंप्लीट होने में टाइम निकालना है। तो तुम सोचो कैसे निकालोगे ये टाइम, फिर मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बताता हूं कैसे बनेगा। चलो मैं बता दे रहा हूं, टाइम कम है, पहले मैं दोनों तरीके से बताता हूं। निधि मारू 32 आएगा इसका, 32 ही आएगा। देखो मैं दोनों मेथड से बताता हूं और ट्रिक से ही बताता हूं। पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 75% कंप्लीट होने में क्या लगेगा, टाइम कितना लगेगा। एक रिएक्शन है, ए से बना प्रोडक्ट, इसका हमें निकालना है t इक्वल टू 0 पे। मैं कई बार बोला हूं जब परसेंटेज के बारे में बात करें तो 100 मान लो, t इक्वल टू 0 पे 100% है। कुछ टाइम बीता, वो टाइम हमें निकालना है जब ये 75% कहां चला गया, प्रोडक्ट में चला गया, लेकिन हमें बचा कितना, 25%। जो बचा उसी से हमें मतलब है, ये यानी ये 80 है और ये A0 है, ये 80 हुआ और ये A0 है। कभी भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये जरूर पहचान करना कि 80 क्या है और A0 क्या है, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन एज्यूम कर लेना। अब कह रहा है कि 75% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा देंगे, क्योंकि ऑर्डर भी है, टाइम भी है, कंसंट्रेशन भी है, तो जब सारा चीज है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे। तो ये भी जानना है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ कब लगाना है, जब टाइम है, कंसंट्रेशन है, के है,
तो यहां से हम लिख देंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट कितना मैं मान लू 100 और कितना बचा 25। अब ये हो गया log 4। अब यहां पर मैं केवल k का वैल्यू पुट कर दूं तो टाइम निकल जाएगा हमारा, लेकिन k इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं जाता है। अब क्वेश्चन के हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट ये बोलता है अब यहां से 50% कंप्लीट होने में 16 मिनट लगाया। 50% कंप्लीट का मतलब हुआ आधा कंप्लीट होने में, या तो तुम हाफ लाइफ टाइम से निकालो या नॉर्मल तरीके से निकालो। तो मैं नॉर्मल तरीके से निकालता हूं कि अगर ये ए है और ये प्रोडक्ट बना तो ये t इक्वल टू 0 पर 100 था, 50 होने में 16 मिनट लगाया, 50% होने में 16 मिनट लगाया, 50% प्रोडक्ट में चला गया। ये हो गया हमारा ए टी का वैल्यू और ये हो गया ए नॉट का वैल्यू। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये के का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं हम, या तो हाफ लाइफ टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो यहां से हम लिख देंगे कि के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा 16 मिनट। कहां से कहां जाने में, तो 100 से 50 होने में, यानी ये log 2 आ गया। इसको सोल्व नहीं करना है, इस k का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, सोल्व मत करो, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस k का वैल्यू मैं उठा के पुट करूं यहां पे, तो 2.303 अपॉन 16 log 2। अब ये देखो क्या आया 2.303, ये इसका वैल्यू मैं पुट कर दिया, ये मैं लिख रहा हूं t। और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 4 को क्या लिख सकता हूं, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 log 2 लिख सकता हूं मैं। क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट में देता है कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो क्या मैं log 4 को 2 log 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब देखो ये कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, t इक्वल टू क्या आ गया 32 मिनट, यानी 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट लगाएगा। 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट लगा। ये मैं तुम्हें बताया प्रोसेस से। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बिना पेन चला इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही बन पाएगा, दूसरे ऑर्डर के लिए नहीं बन पाएगा। और ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन क्या देता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो इसमें ट्रिक क्या है, 100 से 50 होने में और 50 से 25 होने में। देखो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि 50% होने में यानी आधा होने में, यानी हाफ लाइफ टाइम के बारे में बोल रहा है। यानी 100 मान लेंगे, 100 से 50 होने में कितना टाइम लगा 16 मिनट। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में हर इंटरवल में टाइम क्या रहता है सेम। तो 50 से 25 होने में कितना टाइम लगाएगा 16 मिनट ही लगेगा। अब ध्यान देना, कह रहा कि 75% कंप्लीट होने में। तो मुझे बताओ कि जब 100 से 50 हुआ तो कितना कंप्लीट हुआ था, और 50 से जब 25 हुआ तो कितना कंप्लीट हुआ 25 हुआ। 50 से 25 हुआ तो मतलब कितना कंप्लीट हुआ 25 कंप्लीट हुआ ना, यानी कितना कंप्लीट हो गया 75% कंप्लीट हो गया। तो 100 से 25 आने में बचा हुआ है, सोचना हमेशा याद रखना ये 80 का वैल्यू है, बचा हुआ पार्ट है ये हमेशा। तो 100 से 25 आने का मतलब क्या हुआ 75% कहां चला गया प्रोडक्ट में। ये 25 का मतलब हुआ कि 75% प्रोडक्ट में चला गया। अब मुझे बताओ 100 से 25 आने में, 25 आने में या 100 से 25 आने में मैं बोलूं, या 75% कंप्लीट होने में, दोनों बात एक ही है। तो अब मुझे बताओ 100 से 25 आने में कितना टाइम लगा 16 मिनट और 16 मिनट, क्योंकि 100 से 25 आने में क्या बोल रहा था 25% बचना चाहिए। तो 16 मिनट और 16 मिनट कितना लगा 32 मिनट, हमारा आंसर आ गया। तो ये तुम इतना प्रोसेस करने के बजाय तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तभी आएगा, और मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन हर कंसंट्रेशन पे भी नहीं लग पाएगा। इस पे जो बैठेगा, मान लो 30% यहाँ आ जाता, तो ये इस पे बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा ये। तो जिसमें जमता है वही होगा। तो मैं लास्ट में क्या और एनालिसिस लिखवाऊंगा, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करवा के एक और एनालिसिस लिखवाऊंगा, कैसे ये 32 मतलब
जमता है, किसी का ये सेकेंड हाफ लाइफ टाइम है, ये 2 हाफ लाइफ टाइम हमने यूज किया, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम। तो ऐसा लिखा जाता है कि T75%। ये T75% लिखने का मतलब ये हुआ कि 75% कंप्लीट हो चुका है। तो लिखने का मीनिंग भी समझना है। T75% का मतलब हुआ 75% कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हम लिखेंगे 2 टाइम्स 2 हाफ लाइफ टाइम यूज किया है। देखो, एक हाफ लाइफ टाइम और एक हाफ लाइफ टाइम, 2 हाफ लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75% का मतलब हुआ 2 हाफ लाइफ टाइम यूज हुआ है। बात क्लियर हो गया? ध्यान से देखो। अभी और इसमें ट्रिक तुम्हें एक बार में लगाने आ गया तो बेटर है, और नहीं लगाने आएगा तो अभी मैं जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। बराबर है क्या? जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे तब बताएंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। ये ट्रिक एक समझ में आया ना? ये समझ में आया सबको? तो मीनिंग भी जानना है। अब मान लो T75 लिखा तो ये मत सोचना ना कि T75 का मतलब ये हुआ कि 75% बचा हुआ, नहीं। 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है? अभी अब थोड़ा सा एनालिसिस इसी पे करवाते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है और मैं इसको हटा रहा हूं। एक तो प्रोसेस हमने बनाया। अब देखो इक्वेशन में हमेशा 2 पार्ट में क्वेश्चन देगा, एक तुमसे टाइम पूछेगा के दूसरे पार्ट से निकलवाएगा। तो प्रोसेस से बनाना, अब एग्जाम में थोड़े इस प्रोसेस से बनाओगे बोर्ड वगैरह में, ये तो नीट वगैरह में बनाओगे इस तरीके से। मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा अब ऐसे कि अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला हमसे क्वेश्चन में बोला कि बताओ 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। अब यही क्वेश्चन है। अब ये तुम प्रोसेस से बनाओगे तो कम से कम 5 मिनट जाएगा इसमें। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं कैसे बनेगा। ये कह रहा है 87% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। अब ये जो अगर ये ऐसे नहीं लिख के देगा तो ये ऐसे लिख के देता है, कैसे? T 87.5%। तो इसका मीनिंग कभी ये मत निकालना कि 87.5% मतलब बचा हुआ, नहीं, कंप्लीट हुआ है, ठीक है? अच्छा, T75 का अगर हम फ्रैक्शन में ले 10 है। T75 को अगर हम फ्रैक्शन में ले तो T क्या लिखता है? 3/4 भी लिखता है। 75 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो 75% कंप्लीट होने में 2 हाफ टाइम यूज करता है। इट विल बी यूज 2 हाफ लाइफ टाइम। अब 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा? तो 100 से 50 होने में कितना टाइम लगाया था? 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 16 मिनट लगाया, यानी हाफ लाइफ टाइम दिया है। ये हाफ लाइफ टाइम लिखा नहीं है, लेकिन 50% कंप्लीट होने का मीनिंग क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम है। तो 100 से 50 होने में 16 मिनट लगाया, 50 से 25 होने में भी 16 मिनट लगेगा, क्योंकि हर बार इंटरवल क्या आता है? सेम आता है। हर बार इंटरवल क्या आता है? सेम आता है। अब मान लो 100 से 25 हुआ तो 75% कहां चला गया होगा? प्रोडक्ट में चला गया होगा। अब मान लो 25 से 12.5 हुआ, 25 से 12.5 हुआ, इतना बचा, 80 है, इतना बच रहा हमेशा। तो 100 से 12.5 होने में यानी 87.5% कहां चला गया? प्रोडक्ट में। इतना ही बचा होगा ना। तो ये नहीं बोल के मैं ये बोलूं इतना बचने में कितना टाइम लगेगा, ये भी क्या आएगा? 16 मिनट। क्या आएगा? 16 मिनट आएगा। तो बताओ इतना से इतना होने में, या दूसरे वे में बोला जाए कि इतना से इतना कंप्लीट होने में, ये A0 है, ये सॉरी 80 है, ये 100 से इतना होने में, ये एक रिएक्शन है,
बना प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 पे 100 था, कह रहा है कि कितना टाइम के बाद ये इतना परसेंट कहां चला जाएगा प्रोडक्ट में, तो कितना बचेगा 100 माइनस 87.5 यानी ये बचेगा 12.5, यानी ये इतना बचना चाहिए। तो इतना से बचने वाला लिखा जाता है हमेशा, तो इतना बचने का मतलब ये हुआ कि ये तीसरा हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि t 87.5% इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ टाइम, यानी इसका मतलब हुआ ये तीसरा हाफ लाइफ टाइम यूज किया और आंसर आ जाएगा 48 मिनट, 48 मिनट। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि 75% कौन सा हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा, दूसरा हाफ लाइफ टाइम। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि t 87.5%, इसका मतलब इतना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कौन सा हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा, तीसरा हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। तो हम लिख सकते हैं t 87.5% थर्ड हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक और एनालिसिस, तो जब भी अगर क्वेश्चन में आएगा कि 87% कंप्लीट होने में, लेकिन वही अब 80% कंप्लीट होने में तो नहीं लग पाएगा ये, उसमें फॉर्मेट में बैठना चाहिए। अगर हम, और अक्सर फॉर्मेट में बैठ जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में बैठ जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा कि 93.7% कंप्लीट होने में, 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा, 64 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 100 से आ जाएगा 50 होने में 16 मिनट लगाया, 50 से 25 होने में 16 मिनट लगाया, हर बार इंटरवल सेम आएगा। 25 से 12:30 होने में 16 मिनट लगाएगा, और 25 से 6.25 आने में 16 मिनट लगाएगा। तो ये कितना परसेंट प्रोडक्ट में चला गया, तो 100 माइनस 6.25 ये आ जाएगा 93.75, यानी 1 2 3 4 चौथा हाफ लाइफ यूज किया और इसका आंसर हो जाएगा 64 मिनट। यही ट्रिक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा t 93.75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा, तो जितना भी हाफ लाइफ टाइम दिया जाएगा उसका 4 टाइम्स, चौथा हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ टाइम दिया जाएगा, हम इसको यूज करेंगे। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो है 75% दूसरा हाफ लाइफ टाइम होता है, 87.5% तीसरा हाफ लाइफ टाइम होता है, 93.75% चौथा हाफ लाइफ टाइम होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 96.875% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा, कितना आएगा। तो देखो यहां से फिर एक और स्टेप आगे लेके जाओगे, तो 6.25 को अगर डिवाइड करोगे 2 से आधा होने में, तो 6.25 को डिवाइड करोगे आधा, तो 6.25 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 3.125, और 100 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 96.875%। तो बताओ ये एक हर बार टाइम इंटरवल सेम आएगा, 1 2 3 4 5, ये पांचवा हाफ लाइफ टाइम यूज किया है, यानी t 96.875% इक्वल टू हाफ 5 हाफ लाइफ टाइम, यानी इसका आंसर हो जाएगा 80 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, तो ये करते करते कहां तक पहुंच जाना है, तो मैं और 2-4 लिखवा रहा हूं। ये करते करते 99.9% तक पहुंच जाना है।
ये आधा आधा करते 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 कहां तक पहुंच जाना है 99। तो ये लिख लिए होगे तुम लोग, तो फाइनली लिख लो। अब तुम याद रखना, अच्छा प्रोसेस के साथ साथ ये नहीं कि हमेशा ट्रिक पे ही बनाओ, प्रोसेस से ही बनाना है, क्योंकि बोर्ड वगैरह में आएगा सब क्वेश्चन तो प्रोसेस से ही बनाया जाता है। इतना तक लिखवा दिया ना 96.75। एक और लिख लो 99.9% जो होता है 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज करता है। 10 यानी 99.9% कंप्लीट होने में करते करते जाओगे आधा आधा ना, और आधा करते गए और आधा करते गए और आधा करते गए, कि 10वां हाफ लाइफ टाइम यूज करेगा। ठीक है, तो एक ये लिख लेना, एक ये लिख लेना 2, और एक ये लिख लेना 3, और एक लिख लेना 4, और एक लिख लेना 5। ठीक है, और भी लिख लो 2-4, लेकिन वो हाफ लाइफ टाइम टी अगर 90% दिया है तो तुम 10/3 टी हाफ कर, मतलब 1/2 कर देना, 10/3 क्या होगा। ये अब ट्रिक के लिए लिखा गया है, अब ये एनालिसिस करके लिखा गया है। ठीक है, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने बताया। चलो हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में तुम क्या करोगे।